अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब आपका लेक्चर नंबर 11 है जो कि आपकी ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में लास्ट जो लेक्चर था वो आपका था 1.3.1। ठीक है, ये उसी का ही रिमेनिंग आपका पार्ट है जिसमें पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं किडनी के साथ। आज हमारे पास है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है किडनी के इनर साइड पर, इनर सर्फेस में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। आज हमारा लेक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हम अपनी डायग्राम पहले बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से होता है। तो बेटा अगर मैं लेट्स सपोज कि अगर किडनी बनाऊँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास किस तरह से होते हैं, बीन शेप्ड 2 किडनीज़ होते हैं। तो यहाँ भी मैंने कह दिया कि ये हमारे पास अगर 2 किडनीज़ हैं, रफली डायग्राम बना के बता रही हूँ आपको। तो ये हमारे पास आगे किडनीज़, एक हमारे पास राइट किडनी है, एक हमारे पास लेफ़्ट किडनी है। अब किडनीज़ के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यहाँ से क्या निकल रहा होता है, यूरेटर निकल रहा होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दोनों किडनी से राइट यूरेटर होती है और लेफ़्ट यूरेटर होता है। इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था कि यहाँ क्या होता है कि एक हमारे पास पाउच होता है, एक सैक होता है, ठीक है, जिसकी हमने बात कर ली थी कि वो हमारे पास साथ यूरेटर के बिल्कुल जुड़ा होता है। अब उसके साथ ही हमने कहा था हमारे पास एक और ट्यूब होती है। तो अगर हम इसको बात करते हैं तो ये हमारे पास होते हैं बेटा यूरेटर। लेफ़्ट की बात करेंगे तो ये लेफ़्ट यूरेटर है किडनी का, और अगर राइट की बात करते हैं तो ये हमारे पास राइट यूरेटर्स है। अब उसके बाद हमने इसकी बात की थी तो ये हमारे पास क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसके साथ अटैच होता है। ये एसोसिएटेड में बात करें, ये हमारे पास क्या होता है बेटा जी, ये हमारे पास होता है यूरिथ्रा, जहाँ हमारे पास क्या होता है, स्टोर होता है सारे का सारा यूरिन, यहाँ ये काम हो रहा होता है। और यहाँ अगर बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास किडनीज़ में होती है। तो ये बेटा आपके एक इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हमने एक चीज़ देखी कि डायग्राम की बात की तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम आई थी। रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारे पास किडनीज़ होते हैं। ये आगे देख लेते हैं मजीद, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये किडनीज़ हैं, किडनीज़ के साथ 2 ट्यूब्स अटैच हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं, लेफ़्ट की लेफ़्ट, राइट की राइट। उसके साथ हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर सारा ब्लड यहाँ आके स्टोर हो जाता है कुछ देर के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ यूरिथ्रा होता है, एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू सारे का सारा यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी होता है, तो इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब अगर बेटा हम इंटरनल स्ट्रक्चर मजीद की डिस्कशन करते हैं तो अगर हम चलें एक किडनी को ले लेते हैं, तो एक किडनी की डिस्कशन करूं तो मैंने कहा कि ये हमारे पास अगर एक किडनी है, ठीक है, तो इस किडनी के अंदर यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एक ट्यूब हमारे पास आउट है, ठीक है, यहाँ एक हमारे पास कैविटी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ कैविटी ड्रॉ कर दी और उसके बाद फिर एक हमारे पास ट्यूब है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को मजीद बाद में बताती हूँ आपको। यूरिथ्रा है, इसके अंदर बेटा हमारे पास ये पिरामिड्स बने होते हैं कुछ। ये एक किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको देख लेते हैं हम कि हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ से देखते हैं तो बेटा हमारे पास किस तरह से चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डिवाइड होती हैं। ये होते हैं बेटा हमारे पास रीनल पैरामिड्स। क्या होते हैं, रीनल पैरामिड्स होते हैं। मज़ीद बताती हूँ कि रीनल पैरामिड्स क्या हैं और क्या क्या इनका काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन के काम होते हैं जो कि हमारे पास नेफ्रॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये किडनी की हमारे पास आउटर सरफेस है, ठीक है। कौन सी सरफेस है, आउटर सरफेस। इस आउटर सरफेस को क्या नाम दिया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स। अब बेटा साइंटिफिकली जो नाम है हमारे पास, रीनल कहा जाता है किडनी को, किसको कहा जाता है, किडनी को कहा जाता है, और कॉर्टेक्स कहा जाता है आउटर को। तो वर्ड से क्लियर हुआ कि कॉर्टेक्स मीन आउटर और रीनल मीन किडनी, यानी कि किडनी की जो आउटर सरफेस है, आउटर पोर्शन है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं इनर सरफेस की बात करते हैं तो ये हम इनर सरफेस पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला कहलाता है। मेडुला हमारे पास आ गया, तो यहाँ वही बात आ गई, मेडुला कहते हैं इनर को, रीनल कहते हैं किडनी को। तो ये हमारे पास कौन सा पोर्शन आ गया, इनर सरफेस या इनर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द रीनल मेडुला। अब बात करते हैं यहाँ बेटा एक कैविटी होती है, ठीक है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, पेल्विस। कौन सी कहते हैं, रीनल पेल्विस। तो पेल्विस आ गया हमारे पास कैविटी, और रीनल हमारे पास आ गया किडनी। तो किडनी यानी कि रीनल पेल्विस वो एक कैविटी है। मजीद इसी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, एक कैविटी है। और ये हमारे पास क्या होता है, अभी जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, एक ट्यूब है जो बॉडी की यूरिनरी ब्लैडर के बाद आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रीनल पैरामिड्स होते हैं, जो कि पैरामिड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रीनल पैरामिड्स कहते हैं। तो पैरामिड शेप स्ट्रक्चर आ गया। तो अब मैं इसको पूरे को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। अब ये जो कैविटी है ये क्या करती है, कलेक्ट करती है यूरिन को, यानी कि कलेक्शन ऑफ यूरिन का काम आ गया।
किडनी बना दिया। किडनी के अंदर मैंने कहा ये हमारे पास पिरामिड्स होते हैं, ये हमारे पास एक कैविटी होती है, ये हमारे पास यूरिथ्रा होते हैं। जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इनर पोर्शन होता है उसको रीनल मेडुल्ला कहते हैं, और कैविटी को हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। फिर उसके साथ एक हमारे पास यूरिथ्रा जुड़ी होती है, ये कैविटी यूरिन को स्टोर करती है, और यूरिथ्रा इस कैविटी से सारे यूरिन को उठाता है और बॉडी से बाहर आउट कर देता है। तो ये बेटा आपका स्ट्रक्चर था इनर का हमारे पास, जो कि इंक्लूडेड है। मैं आपको बुक से रीडिंग करवा दूँ आपकी। ये देखिए, ये हमारे पास आपके बने हुए हैं, यहाँ किडनी बना हुआ है। किडनी के अंदर ये देखिए, ये आउटर पोर्शन है जिसे हमने क्या कह दिया, रीनल कॉर्टेक्स कह दिया। ये इनर पोर्शन है, इसको हमने कह दिया रीनल मेडुल्ला कह दिया। ये जो कैविटी है अंदर, इसको हमने क्या कह दिया, रीनल पेल्विस कह दिया। ये हमारे पास यूरिथ्रा है। इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कौन कौन सी है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुल्ला एंड रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर मोस्ट रीजन है। रीनल मेडुल्ला कौन सी है, मिडल रीजन है। और उसके बाद हम बात करते हैं रीनल पिरामिड्स की या रीनल पेल्विस की बात करते हैं। हमने कह दिया ये हमारे पास डिवाइड होते हैं कॉनिकल उसमें आ जाते हैं मैसेस में, ठीक है। इसको हमने रीनल पिरामिड्स या रीनल पेल्विस कह दिया। इनर एरिया में होते हैं, यूरिन को ड्रेन करते हैं, और रीनल पेल्विस यहाँ से इसको उठाता है कैविटी में, यानी कि होल्ड करता है, और उसके बाद वहाँ से उसको यूरेटर से बाहर आउट, यूरेटर आता है, यूरेटर के बाद यूरिथ्रा से उसको बॉडी से बाहर आउट कर देता है। ये बेटा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेफ्रॉन क्या होते हैं। नेफ्रॉन की बेटा, अब बेटा नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन में हमने, जैसा मैंने पहले आपको जो बताया, तो हमने कहा कि एक एक हमारे पास पूरे की बात करते हैं किडनी की, तो हमने कहा एक पिरामिड के अंदर, एक किडनी के अंदर हमारे पास मिलियन ट्रिलियंस नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो मैंने एक आपको जब पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी। मैंने कहा हमारे पास जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात की थी, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये फ़र्क आपने समझ लेना है कि जब मैंने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी तो मैंने कहा था वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। क्या मौजूद है हमारे पास, न्यूरॉन्स मौजूद है। अब एज इट इज़ अगर बेटा मैं बात करूँ, मैं कहूँगी यही स्ट्रक्चरल है, यही फंक्शनल यूनिट है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जगह किसका हमारे पास यूनिट है, वो आ जाता है कि अगर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, किसका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, तो बेटा वो हमारे पास न्यूरॉन के बजाय क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। तो डिफरेंस आपको समझ आया कि जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि इसके अंदर हमने 2 पढ़ने हैं। एक में हमने एक्सक्रीशंस वाला पार्ट पढ़ना है, एक में हमने अपने ब्रेन के सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ना है। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की तो वो हमारे पास न्यूरॉन्स कहलाते थे, और अगर यही पूरी की पूरी बात मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कर दी तो वो हमारे पास नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। तो बेटा ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन्स, ये हमारे पास इन ईच किडनी होते हैं। अब अगर एक की बात करें तो उसके अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, दूसरे की बात करें तो उसके अंदर भी मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन्स हैं। तो इन ईच किडनी हमारे पास क्या आ जाते हैं, मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन्स आ जाते हैं। तो डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी, इनकी आपको तादाद के बारे में भी पता चल गया। अब बेटा अगली चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो इनका स्ट्रक्चर बताना है कि आया कि हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो इसके बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। दोनों पार्ट्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो अब हमने जब स्ट्रक्चर की बात की तो मैंने आपसे कहा कि इसके 2 पार्ट्स आते हैं। एक को बेटा हम कहते हैं रीनल कार्पुसल। क्या कहते हैं, रीनल कार्पुसल। बुक से रीडिंग करवाऊंगी, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास होते हैं रीनल टेब्यूल्स। रीनल मीन दोबारा बेटा वही आ जाता है, हमारे पास किडनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गया रीनल कार्पुसल, एक हमारे पास हो गया रीनल टेब्यूल्स। अब बेटा नाम से ही क्लियर है, जब टेब्यूल्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू ट्यूब्स, और जब हमारे पास कार्पुसल की बात करते हैं तो ये हमारे पास कैप्सुलर स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो अब इनको हम देखते हैं, मतलब कैप्सूल टाइप होगा, उसको किस तरह से हम देखते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं अभी आपको बताती हूँ। तो स्ट्रक्चर में क्या बेटा, स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास रीनल कार्पुसल आ जाता है, रीनल टेब्यूल्स होते हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसको मजीद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बेटा अगर हम बात करते हैं रीनल कार्पुसल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है ग्लोमेरुलस। क्या आता है, ग्लोमेरुलस आता है, जो कि हमारे पास किसका पार्ट है, रीनल कार्पुसल का पार्ट है। और दूसरा जो पार्ट आता है वो हमारे पास आता है बुमन्स कैप्सूल। कि हमारे पास बुमन्स कैप्सूल किस तरह का होता है, ये किस तरह से इसके साथ अटैच होता है, ये हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस है क्या। तो बेटा ये हमारे पास एक क्लस्टर है, ठीक है। क्लस्टर कहते हैं गुच्छा है, ठीक है, किसका, ऑफ आर्टरीज। अभी हमने आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन भी देखते हैं कि होता क्या बॉडी के अंदर, ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि ग्लोमेरुलस हमारे पास क्लस्टर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स है। बुमन्स कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये हमारे पास कवर करता है, किसको कवर कर रहा है, कवर द ग्लोमेरुलस।
मैं आपको अगर इसको डिटेल में बताऊं कि जिस तरह बेटा ये मेरा हाथ है, अगर हम हाथ की बात करते हैं तो ये हाथ में ये सारी मेरे क्या हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं। अब ये आर्टरीज और वेन्स पूरी की पूरी जब क्लस्टर की फॉर्म में आ गई तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लोमेरुलस बन जाता है। अब इसको जो ऊपर से यूँ कवर कर रहा है, इसको पूरा बंद कर रहा है ग्लोमेरुलस को, वो हमारे पास क्या है, बुमन्स कैप्सूल है। तो अब फिर रिपीट कर दूं कि ये ग्लोमेरुलस गुच्छा था आर्टरीज और वेन्स का, तो इसको कवर कौन कर रहा था, कवर द बुमन्स कैप्सूल। तो कवर कौन कर रहा है हमारे पास, ये बुमन्स कैप्सूल कर रहा है। तो ये जाकर हमारे पास पूरे का पूरा कौन सा पार्ट बन जाता है, रीनल कॉर्पस्कल का पार्ट बन जाता है। अब अगर हम रीनल टेब्यूल्स की बात करते हैं तो रीनल टेब्यूल्स के बेटा इंडिविजुअली अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसका पार्ट आता है वो हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल। क्या आता है हमारे पास, प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स आती हैं। कौन सी टेब्यूल्स आती हैं, प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स आती हैं। इंडिविजुअली इन सबको हमने भी देखना है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है लूप ऑफ हेनले। कौन सा पार्ट आता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद जो इसका थर्ड पार्ट आता है वो हमारे पास आता है डिस्टल टेब्यूल्स। और लास्ट वन जो हमारे पास इसका पार्ट आता है वो हमारे पास आता है कलेक्टिंग डक्ट्स। इन सब का भी हम फंक्शन भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम देख लें ये है क्या। बेटा प्रो होता है पहले, क्या होता है हमारे पास पहले, तो प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स यानी कि सबसे पहले आने वाली टेब्यूल्स हैं, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो हेनले एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पूरे इस लूप को, ठीक है, ये पूरे के पूरे लूप को डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसके नाम पर ही इसका पूरे का पूरा ट्यूब का नाम रख दिया गया जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। डिस्टल कहते हैं बाद में आने वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टल टेब्यूल्स आ गई, यानी कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल के बाद लूप ऑफ हेनले के बाद जो ट्यूब्स आते हैं उनको हम डिस्टल टेब्यूल्स कहते हैं। अब जब ये सारी की सारी ट्यूब्स एक जगह जाकर इकट्ठी होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं। तो ये पूरा पार्ट था बेटा हमारे पास रीनल टेब्यूल्स का, कि रीनल टेब्यूल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम इनको देखते हैं पूरी की पूरी चीज़ को, तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं, जिस तरह मैंने कहा कि ये मेरे पास पूरे का पूरा बेटा जी क्लस्टर है आर्टरीज का और वेन्स का, तो इसको ये ऊपर से सारे के सारे इस क्लस्टर को जो कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या था, बुमन्स कैप्सूल था। तो ये हमारे पास हो गया ग्लोमेरुलस। ये कवर जो हो रहा है ये हमारे पास क्या होता है, बुमन्स कैप्सूल। अब इसने पूरा इसको कवर किया हुआ है तो ये हमारे पास बन गया बुमन्स कैप्सूल बन गया। तो अब इसके अंदर मैंने कहा कि ये हमारे पास बेटा जो पूरे का पूरा मैंने कहा कि ये आर्टरीज पूरी की पूरी कवर्ड है हमारे पास। इसके साथ ये आ गया हमारे पास, यहाँ से इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब अगर यहाँ से मैं इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करूँ तो मैंने कहा यहाँ से हमारे पास क्या है, ट्यूब्स निकल रही हैं। तो यहाँ से अगर हम इन ट्यूब्स को निकालते हैं तो ये बेटा हमारे पास जो ट्यूब्स आ रही हैं ये हमारे पास कौन सी होंगी, अभी जिस तरह बताया मैंने कि ये ट्यूब्स आ जाती हैं प्रॉक्सिमल, क्योंकि सबसे पहले आ रही है ना। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स आ गई। कौन सी टेब्यूल्स आ गई, प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स आ गई। उसके बाद बेटा ये एक लूप बनते हैं जो कि यू शेप्ड होता है। कौन सा होता है, यू शेप्ड होता है। तो इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले है। तो ये यहाँ से ही डिस्टल टेब्यूल्स के फौरन बाद आता है। अब इसके जैसे ही बाद में हम जाते हैं ऊपर को तो यहाँ बेटा हमारे पास के बिल्कुल एज इट इज़ एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। और ये चूँकि बाद में आने वाली टेब्यूल्स थी तो इसको मैंने कह दिया था ये कौन सी ट्यूब्स हैं हमारे पास, डिस्टल टेब्यूल्स हैं। कौन सी टेब्यूल्स हैं, डिस्टल टेब्यूल्स हैं। उसके बाद फिर हमने कहा था बेटा जी ये जैसे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से आपको बता दिया था अभी कि यहाँ से आने के बाद हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। तो ये हम उस डक्ट की यहाँ बात कर रहे थे कि ये हमारे पास डक्ट है। तो ये सारी जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ आके इकट्ठी हो रही है, इसको मैंने कलेक्टिंग डक्ट का नाम दे दिया। ये एक का मैंने आपके पास स्ट्रक्चर बना दिया। ये हमारे पास क्लस्टर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स था। यहाँ से हमारे पास कौन सी ट्यूब शुरू होती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल शुरू होती है। यहाँ से हमारे पास ये एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यहाँ से हमारे पास फिर एक कन्वोलेटेड टेब्यूल्स आ जाती हैं जिनको हम डिस्टल टेब्यूल्स कहते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है जहाँ आगे सारी की सारी ट्यूब्स इकट्ठी हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले जो है उसका डायामीटर हमेशा इस प्रॉक्सिमल से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। दोबारा बता दूं कि लूप ऑफ हेनले का डायामीटर प्रॉक्सिमल से हमारे पास थोड़ा सा कम होता है। तो ये यहाँ से हमने बेटा बात करते हैं डिस्टल की और इस चीज़ की। यहाँ आके हमारे पास सारे का सारा ब्लड फिल्टर होता है। तो बेटा जब मैंने कहा कि ये लूप ऑफ हेनले के डायमीटर की बात होगी, कलेक्टिंग डक्ट की बात होगी, अब हमने बेटा यहाँ से चीज़ों को देख लेना है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। अब आर्टरीज और वेन्स की बात कर लेते हैं तो जितना भी ब्लड हमारी किडनीज की तरफ जाता है, यानी कि अगर मैं यहाँ एक वर्ड मेंशन कर दूँ, 2 वर्ड्स, तो ये जितना भी ब्लड हमारे
किडनी की तरफ जा रहा है बेटा, वो कौन लेकर जाते हैं? आर्टरीज लेकर जाती हैं। अब किडनी से जब ब्लड उठाया जा रहा है और उस ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, यानी कि टूवर्ड्स द बॉडी जा रहा है, तो वो हमारे पास लेकर जाने वाले कौन होते हैं? वेन्स होती हैं। तो इन शॉर्ट मैंने कहा कि आर्टरीज ब्लड को लेकर जाती हैं हमारे पास किडनी की तरफ, और जो वेन्स होती हैं वो किडनी से लेकर आती हैं बॉडी की तरफ। तो पहली बात तो ये आ गई। अब बेटा अगर इनके फंक्शंस की बात करते हैं हम सारे के सारे, तो ये आपने देख लेना है कि पूरे के पूरे में सब में काम एक ही हो रहा होता है, वो रीएब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि जब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, मैं यहाँ मेंशन कर दूं आपको कि यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं और किसके अंदर है? हमारे ब्लड के अंदर है। अब यूजफुल कंपोनेंट मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको लेक्चर दिया था, तो मैंने उसमें आपको बताया भी था कि यूजफुल कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कि हमारे पास ग्लूकोज भी आ जाता है उसी के अंदर, उसके बाद ग्लूकोज के बाद हमारे पास आइंस भी आ जाते हैं, और सारे के सारे आइंस भी आ जाते हैं। इस तरह मैंने आपको मजीद साल्ट्स की भी बात की थी। तो बेटा ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन अब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद इनको वापस बॉडी के अंदर जाना होता है, बैक इनटू द बॉडी जब इन्होंने जाना होता है तो वो हमारे पास कौन भेजते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के थ्रू जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट काम क्या हुआ? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर भी बेटा रीएब्जॉर्प्शन का काम हुआ। लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस वक्त बेटा हमारे पास जितना भी पानी दोबारा से रीएब्जॉर्ब होता है बॉडी से, तो वो सारा किसके थ्रू होता है? लूप ऑफ हेनले के थ्रू होता है। तो यहाँ भी अगर मैं मेंशन करूँ तो रीएब्जॉर्प्शन का काम ही हो रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ सारे का सारा ब्लड फिल्ट्रेशन हो रही होती है, यानी कि जितना भी हमारा ब्लड फिल्टर होता है, आप खुद देखें ना कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद ब्लड फिल्टर होता आ रहा है, तो ब्लड किस कदर क्लीन हो चुका होगा। तो यहाँ भी ब्लड फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है। तो ये इसकी यहाँ तक बात आ गई। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में हमने कहा तमाम के तमाम सारे आ जाते हैं। यहाँ जितनी भी नाइट्रोजनियस वेस्ट, मेरा ये ख्याल मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, जितना मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के सोर्स हमारे पास जिसमें भी होंगे वो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ से आके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये बेटा आपके पूरे का पूरा इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हमने इसके फंक्शंस देख लेंगे कि आया था इसके फंक्शंस होते क्या हैं, बाद में आपको मजीद उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फंक्शन ऑफ किडनी की बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट 1.3.2 टॉपिक है। अगर आप अपनी बुक से देखें तो यहाँ बेटा हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो हमारे पास ये आती है कि आर्टरीज जो होती हैं जब वो ब्लड को लेती हैं और किडनी की तरफ लेकर जाती हैं, तो यहाँ बेटा हमारे पास इनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, उसके अंदर आइंस भी होते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज भी मौजूद हैं, मैनी एग्जांपल्स हैं, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। तो अगर इन सबको हम देखें तो हम कहते हैं कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? पोर से, जो इसके अंदर पोर्स जो होते हैं आर्टरीज के, तो कहते हैं कि ये उनके थ्रू आउट हो जाते हैं, यानी कि बाहर आ जाते हैं। अब जब उसके थ्रू बाहर आते हैं तो अब उन्होंने दोबारा बॉडी के अंदर जब जाना है, रीएब्जॉर्प्शन करवानी है, तो वो किसके थ्रू करवानी है? वेन्स के थ्रू करवानी है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, दोबारा से रिपीट करूँ, तो ब्लड जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो हमारे पास जो ब्लड है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर रीएब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? रीएब्जॉर्ब होता है। फिर उसके बाद वही बात बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपको, लूप ऑफ हेनले की अगर बात करूँ मैं, तो उसके अंदर भी कौन सा काम हो रहा होता है? रीएब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपको डिस्टल ट्यूब्यूल्स की, तो वहां भी हमारे पास आप खुद देख सकते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल में कि जब 4 स्टेजेस से हमारे पास गुजर कर आ चुका है ब्लड, तो वो इस कदर क्लीन हो चुका होता है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन। तो वहाँ जस्ट हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट रह जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे, अदरवाइज फिल्टर पूरे का पूरा ब्लड होकर आ चुका होता है पीछे से। तो हमने कहा कि एवरी नेफ्रॉन हैज इट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में हमारे पास क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो हमने एक स्ट्रक्चर की बात की थी, 10 की बात करेंगे तो वहाँ 10 कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, मिलियंस की बात करेंगे तो मिलियन कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो ये एक नेफ्रॉन अपना सारे का सारा काम प्रोसीजर कर आ जाता है। पूरा लेक्चर मैं आपको बेटा एक बार रिपीट कर दूं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात की थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होता है, इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम के को नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं,
स्ट्रक्चर में कहा था रीनल कार्पसेल होते हैं और रीनल हमारे पास टेब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने कहा था कि रीनल कार्पसेल और रीनल टेब्यूल्स में हमारे पास जो रीनल कार्पसेल है वो हमारे पास कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है, टेब्यूल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसके हमारे पास दो पार्ट्स थे, एक हमारे पास ग्लोमेरुलस था, एक हमारे पास वुमन कैप्सूल था। ग्लोमेरुलस क्लस्टर ऑफ वेन एंड आर्टरीज होता है, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, और वुमन हमारे पास कवर कर रहा होता है ग्लोमेरुलस को, जिसमें हमने कहा था कि ये हाथ की तरह पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दे दी थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो रीनल टेब्यूल्स होते हैं ये ट्यूब्स होती हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स होती हैं, लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल टेब्यूल्स होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट होती है। प्रॉक्सिमल सबसे पहले आने वाली होती है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले जो कि एक साइंसदान के नाम पे रखी गई थी जिसने इस लूप को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद डिस्टल टेब्यूल्स और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स आती है, जिसमें मैंने आपको यहाँ एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया था। सबका काम रीअब्जॉर्प्शन का होता है। आर्टरीज ब्लड को किडनी की तरफ लेके जाती हैं और वेन्स बॉडी से ब्लड लेकर आती है, किडनी से ब्लड लेकर आती हैं बॉडी की तरफ। और उसके बाद हमने बात की थी यहाँ की सारे के सारा काम जो हो रहा है हमारे पास, और यहाँ फिर हमने बात की थी इनमें प्रॉक्सिमल में रीअब्जॉर्प्शन होती है, लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल टेब्यूल 4 स्टेजेस से जब गुजर कर आ चुका होता है तो ब्लड इतना फिल्ट्रेट हो चुका होता है कि उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट रह जाती हैं, और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। हजारों नेफ्रॉन्स की बात करें तो सबके सब की अपनी ही कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। अब बुक से मैं आपको एक बार रीडिंग करवा दूँ। नेफ्रॉन का अगर हम देख लेते हैं तो नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, पहले बात कर चुके हैं। दे आर द टेब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड, तो हमें पहले कहा था कि नेफ्रॉन हमारे पास एक पार्ट है जहां यूरिन बनता है, क्योंकि ये किडनी के अंदर रीनल पिरामिड्स के साथ मौजूद होते हैं। दे आर द ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, अभी आपको बताया कि हर किडनी के अपने ही हजारों ट्रिलियन मिलियंस जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर में कि रीनल कॉर्पसेल होता है और उसके बाद रीनल टेब्यूल्स होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रीनल कार्प यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, इसको कवर किसने किया हुआ है? वुमन कैप्सूल ने। ये जो हमारे पास ट्यूब्स आ रही हैं ये प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स हैं। उसके बाद ये एक लूप बना रही है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर ये एक कन्वोलेटेड टेब्यूल बना रही है जिसे डिस्टल टेब्यूल कहते हैं, और ये इकट्ठा कहाँ हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हो रहा है। अब यहाँ से देखें रीनल कार्पसेल की बात करते हैं, सबसे पहले वाले की बात करते हैं जिसके 2 पार्ट्स थे, वुमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन है, इस पर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस एंड वुमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है? एक ट्यूब है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज आती हैं, डिवाइड किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है किसके अंदर? आर्टरीज और वेन्स के अंदर। वुमन्स कैप्सूल क्या है? कप शेप्ड होता है, और क्या होता है इसके अंदर? हमारे पास ग्लोमेरुलस बंद होता है, इनक्लोज होता है, जैसे ये देखिए कप शेप है और ग्लोमेरुलस इसके अंदर बंद है, इसने इसके ऊपर से पूरी तरह कवर किया हुआ है। रीनल टेब्यूल्स की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर भी वही बात आ जाएगी, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर द वुमन्स कैप्सूल। जैसे ये वुमन्स कैप्सूल खत्म होता है, यहाँ से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? प्रॉक्सिमल टेब्यूल स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट हमारे पास ये जो कॉइल आ रही है, ये वाली जो हमारे पास बात कर रहे हैं रीनल टेब्यूल्स इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल टेब्यूल, सबसे पहले वाली। उसके बाद फिर एक यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आ रहा है ये वाला थर्ड जो हमारे पास अगेन कॉइल्ड है, इसको हम क्या कह देते हैं? ये हमारे पास डिस्टल टेब्यूल होती है। डिस्टल टेब्यूल में हमारे पास नेफ्रॉन्स की बात करेंगे, सारे के सारे कहाँ ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर होते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास क्या होता है? सारे का सारा ब्लड फिल्टर होकर आया होता है। ये बेटा आपका काम हो गया है। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो फंक्शंस में देखें जी ब्लड कैरीज करता है नाइट्रोजन मटेरियल को, वही सारा रीअब्जॉर्प्शन की बात है, ये आप देख सकते हैं वही सारा। आप इसको रीड करें, इनको देखें, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, कैप्सूल आता है, ब्लड फिल्टर होने के बाद सारे के सारे आर्टरीज से, सारा वेन से, सारा वही का वही प्रोसेस है कि बैक टू द बॉडी जो जाना है। 99% फिल्टर हुआ होता है, 1% नाइट्रोजन वेस्ट होती है जो कि आपकी बॉडी से दोबारा बाहर खारिज हो जाती हैं। अब बेटा यहाँ अपनी बुक पे देखें एक साइड पर ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आपका एवरेज कितनी है, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन यूरिन, ये यूरिन की है, ठीक है आपकी, तो कितनी होती है? कह रहे हैं कि ये 100 सेंटीमीटर पर क्यूबिक में हमारा मतलब है कि 100 ग्राम्स है। तो यहाँ देखिए इसमें यूरिन में वाटर कितना होता है? 96.0। उसके बाद यूरिया कितना होता है हमारे पास? 2.0। उसके बाद मिनरल सॉल्ट्स कितने होते हैं? 1.8 ग्राम, और अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कितने होते हैं? 0.2 ग्राम। अब बाजू का बेटा ये इसकी कंसंट्रेशन ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, ये अप डाउन हो सकती है, ब्लड कंसंट्रेशन हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। ये 96 पॉइंट है, ये 100 ग्राम पे भी जा सकता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट भी अप डाउन हो सकती है, ठीक है। ये वेरी करता है आपकी सिचुएशंस पे और कंडीशंस पे। ये पूरे का पूरा आपका बेटा जी स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर किसी किस्म की डिफिकल्टी, ये यूरिया 2.0% भी हाईली टॉक्सिक है, जैसे पहले मिसाल आपको देकर आई हूँ, बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन और बॉडी के अंदर हमारे पास हाई मिकदार में होता है। तो ये आपको मेरा ख्याल है क्लियर है बेटा। अब इसमें से अगर आपको पूरे टॉपिक में से कोई भी डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क। सारे का सारा काम करें, डायग्राम्स को बनाएं, डायग्राम्स को बना के प्रैक्टिस करें कि किस किस तरह से ये सारी ट्यूब्स हैं और किस तरह से अरेंज है। थैंक यू सो मच।